वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी सब्जेक्ट के इम्यूनोलॉजी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। और बताते चलें कि एमपीपीएससी 2025 का फॉर्म अभी फिल नहीं हो रहा है, बट नोटिफिकेशन रिलीज पहले से कर दिया गया है। एग्जाम्स का डेट और फॉर्म फिल करने का डेट सब कुछ पहले से ही पब्लिश्ड है। 1 जून को डेट अलॉट किया गया है एमपीपीएससी का जूलॉजी एंड बॉटनी सब्जेक्ट के लिए। और बाकी सारे डिटेल्स पहले से ही आपको पता है। और 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 27 फरवरी से तो आप उसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यूपीएचएससी जो कि 2012 की रिक्रूटमेंट थी, और इसका एग्जाम्स का जो डेट अलॉट किया गया है वो अप्रैल में है। और अब आपके पास डेज बहुत कम बचे हुए हैं। सो इन दोनों ही एग्जाम्स में होने वाले जो सिलेबस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का, वो काफ़ी सिमिलर है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो यूनिट्स हैं वो कॉमन है, और दोनों ही लोगों ने सीएसआईआर के ही सिलेबस को क्या किया है, कॉपी पेस्ट करके अपने यूनिट्स को बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप एमपीपीएससी के भी एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएचएससी के, या इवन अगर आप पीजीटी बायोलॉजी के भी हैं, या फिर राजस्थान एमपीपीएससी का या राजस्थान पीएससी का भी देख रहे हैं, तो उन सभी एग्जाम्स में तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, लाइक एज पीजीटी में, टीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, या फिर इवन सीएसआईआर में भी, राइट। सो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और उसके लिए क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और होप कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशंस में बूस्टअप करेगा, और आप ऑलरेडी ही अपने बेसिस पे प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है, दैट इज व्हाट ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व। जैसा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या चीज इन्वॉल्व होता है, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट, सेकंड, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो इम्यूनिटी होती है। अगर देखा जाए तो उसको उसके बेसिकली दो टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, और ये दोनों टाइप आपके कौन कौन से हैं। नंबर पहला है दैट इज द इनिट इम्यूनिटी, और ये काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग इसको पढ़े हुए होंगे। और दूसरा है आपका दैट इज द एडाप्टिव इम्यूनिटी, राइट। और एडाप्टिव इम्यूनिटी के अगर देखा जाए तो दो आर्म्स होते हैं। एक तो आपका होता है दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, और दूसरा आपका होता है दैट इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बी सेल्स जो होती है वो प्राइम सेल्स होती है जो कि इन्वॉल्व होती है, इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और कोई भी एंटीजेंस क्या करता है, जब आकर के यहाँ पे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, मीन्स बाइंड करेगा, ये आपका है बी सेल्स। और ये फिर क्या होता है, एंटीजन से बाइंड करने के बाद, मतलब अगर आपका ये एंटीजन है, एंटीजन जब बी सेल से बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर के डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो पार्ट में। और ये आपका पार्ट बनाता है दैट इज द प्लाज्मा सेल्स, और एक बनाता है आपका दैट इज द मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का काम होता है कि ये एंटीबॉडी बनाती है, और यही एंटीबॉडी जाकर क्या करता है, इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, मीन्स किल करने का क्या करेगा, काम करेगा। इस टाइप के पाथवे को बेसिकली हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे टी सेल्स प्राइम सेल्स हो इन्वॉल्व हो, उस तरीके का पाथवे चले, उसको आगे किसी क्वेश्चन में अगर होगा तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो उसको आप बोलते हैं दैट इज सेल मीडिएटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है उसके उस प्रोसेस में या उस पाथवे में जो की सेल्स इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है, दैट इज द बी लिम्फोसाइट सेल्स। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एमएससी मॉलिक्यूल्स का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ना ही टी सेल्स का है। ये तीनों के ही तीनों जो पार्ट होते हैं वो बेसिकली आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी आपका ये जो है वो कैसा होगा, दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है दैट इज हिमेटोपोएसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। सो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये जानने से पहले ये प्रोसेस है क्या चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। ये ब्लड फॉर्मेशन का क्या है, प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके प्रोसेस के थ्रू पूरी जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ब्लड के सेल्स होते हैं वो सभी के सभी सेल्स क्या हो, फॉर्म हो, उन ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हिमेटोपोएसिस के नाम से जाना जाता है। हिमेटोपोएसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाली एक स्टेम सेल होती है जिसको कि आप हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, HSC।
ये हेमेटोपोइसिस सेल्स बेसिकली क्या होती है, डिवाइड होती है, डिफरेंशिएट होती है, अपने सेल्स को इंटीग्रिटी मेंटेन रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेम सेल्स के पास दो एबिलिटी होती है, डिवीजन का और डिफरेंशिएशंस का। डिवीजन करके अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, डिफरेंशिएट करके अलग अलग टाइप्स के क्या करता है, सेल बनाता है। इनिशियली जब बेबी मदर की बॉडी में रहता है तो उसके लोकेशंस चेंज होते रहते हैं। दैट इज अर्लियर स्टेज में सबसे पहले वो कहाँ पे होगा, यॉर्क शैक में होगा, देन इसके बाद शिफ्ट करेगा लीवर की तरफ, फिर इसके बाद स्प्लीन की तरफ। ये तीनों ही प्लेसेस तब तक होंगे जब तक कि बेबी न्यूली बॉर्न जो बेबी मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा है तब तक होगा। और आफ्टर बर्थ जो होगा वो ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, बोन मैरो में होगी। सो बोन मैरो जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस का होने का। एक बारी कोई भी बेबी अगर बॉर्न कर गया तो टिल एंड ऑफ द लाइफ उसका जो भी हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस चलेगी वो कहाँ पे चलेगा, बोन मैरो में। और जब तक मदर की बॉडी में है तब तक ये तीनों ही लोकेशंस पे शिफ्ट होता रहता है। अर्लियर स्टेज में मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के लगभग 2 महीने के आसपास तक यॉर्क शैक में होगा, देन इसके बाद फिर शिफ्ट हो जाएगा लीवर में, फिर स्प्लीन में, और फिर इसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो फिर कहाँ पे आएगा, बोन मैरो में। तो हेमेटोपोइसिस प्रोसेस क्या है, ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस। कहाँ पे होता है, यॉर्क शैक में भी, और इसके बाद लिवर में भी, स्प्लीन में भी, और बोन मैरो में भी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स sorry which one of the following cells derived from both myeloid and lymphoid progenitor cells। पूछ रहा है कि इनमें से न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, इन चारों में से कौन सा ऐसा सेल्स है जो दोनों ही प्रोजेनिटर सेल से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस में, तो जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है दो पार्ट में। एक तो होता है आपका दैट इज द लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, और दूसरा आपका होता है दैट इज द माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स, राइट। लिम्फॉइड प्रोजेनिटर जो सेल्स होती है इससे आपको क्या बनता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, लिम्फोसाइट्स। और इस लिम्फोसाइट्स में क्या क्या आएगा आपका, दैट इज द बी सेल्स आ जाता है, टी सेल्स आ जाता है, और एनके सेल्स आ जाते हैं, राइट। तो बी सेल्स, टी सेल्स एंड एनके सेल्स। जबकि माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कौन कौन से आएंगे, दैट इज इस्नोफिल्स आ जाएगा, बेसोफिल्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ये सारे जो सेल्स होते हैं वो सब आपके कहाँ पे आते हैं, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में। एक सेल्स है जो कि कॉमन है, जो कि दोनों ही पाथवे से ओरिजिनेट होता है, डिराइव्ड होता है, उसका नाम है दैट इज द डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स का बड़ा ही रोल है इम्यूनोलॉजी में। ये दोनों ही पाथवे से डिराइव्ड होने वाला एक क्या है, कॉमन सेल है, दैट इज माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से भी, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स से भी जो डिराइव्ड होगा उस सेल्स का नाम है दैट इज द डेंड्राइटिक सेल्स, राइट। तो डेंड्राइटिक सेल्स जो अगर आप इम्यूनोलॉजी में सेल्स का सारा फंक्शन पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन सारे सेल्स के फंक्शंस को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आगे होगा तो डेफिनेटली इन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो लिम्फॉइड और माइलॉइड जो प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं उनसे कौन कौन से टाइप के सेल्स बनते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर आपको ये देख करके बता, जैसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कॉमन है, ये भी आपको बन सकता है। तो डेंड्राइटिक सेल्स के लिए क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस क्या है, ये अगर आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब किसी भी एजेंट को लेकर के, फिजिकल, केमिकल या दैट इज बायोलॉजिकल, कोई भी एक एजेंट हो जिसको लेकर के आपकी बॉडी हाइपर रिएक्टिव हो जाए, मींस आपकी बॉडी उसको सेंस तो करे लेकिन उसकी सेंसिटिविटी क्या हो, हाइपर हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को बेसिकली आप एलर्जिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। होपफुली कि आपके नोन में, आपके संपर्क में ये सुना होगा आपने कि हाँ, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को पनीर से एलर्जी है, तो किसी को डस्ट से एलर्जी, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो वो पार्टिकल या वो एजेंट जिसको लेकर के अगर आपकी बॉडी पे एक्सपोजर होता है और आपकी बॉडी उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव रिएक्शन शो करे, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उसको आप एलर्जिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इस एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले दो प्राइम सेल्स होते हैं। एक तो होता है आपका बेसोफिल सेल्स, दूसरा आपका होता है मास्ट सेल्स। पहला आपका क्या है, दैट इज द बेसोफिल सेल्स, और एक क्या है आपका, दैट इज द मास्ट सेल्स। ये दोनों ही सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में। चूंकि यहाँ पर आपको बेसोफिल दिया नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
सेकंड सही हो जाएगा मास्ट सेल्स। माइक्रोफेजेज सेल्स जो कि एक सेल को डिब्रीजेस को इंगल्फ करने वाली सेल्स मानी जाती है। कोई अगर डिब्रीज होगा इसके नियर बाय में इसको क्या करेगा, इंगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन कर देता है। डेंड्राइटिक सेल्स जैसा कि आपको मालूम है कि ये एपीसी सेल्स के रूप में भी जानी जाती है, एंटीजन प्रिंटिंग सेल्स। इसनोफिल्स जो जिसको लेकर के आपको बताया जाता है कि ये जो भी प्रोटोजोअन्स होते हैं या हेलमिन्थीस होते हैं उनके इन्फेक्शंस को बचाने के लिए क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से सारे सेल्स के अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और मैं यहाँ पे एक सजेशंस भी देना चाहूँगा कि अगर आप इम्यूनोलॉजी का पोर्शंस कवर कर रहे हैं तो सेल्स एंड टिश्यूज के फंक्शंस को बाकायदा अच्छे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि उनके सेल्स से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेगा वो बहुत डेप्थ में नहीं बनता है, सरफेस ही बनेगा, लेकिन फैक्ट बनता है कि ये क्या होता है और इसका क्या रोल होता है। तो आप लोगों के लिए यही है। वैसे होपफुली कि आप लोग अपने आप से कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो जरूर उसे कंसीडर कर लें कि आप सेल्स एंड टिश्यूज को लेकर के इग्नोर ना करें कि ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एब्जाइम। एब्जाइम क्या है? जब कोई भी दैट इज एंटीबॉडी के पास क्या हो जाए, कैटालिटिक एक्टिविटी आ जाए, मींस बिहेव लाइक एंजाइम अगर करना शुरू कर दे, तो उस टाइप के एंटीबॉडी को आप क्या करते हैं, दैट इज द एब्जाइम के नाम से बोलते हैं। तो एब्जाइम का मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी हैविंग एबिलिटी ऑफ एंजाइम, मींस एंजाइम की तरह से क्या करे, रिएक्शंस को कैटालाइज करना शुरू कर दे और रिएक्शंस की स्पीड को इनहांस कर दे, उसको आप बोलते हैं दैट इज द एब्जाइम। तो एब्जाइम क्या है? एक एंटीबॉडी है। कैसा एंटीबॉडी? नॉर्मल एंटीबॉडी में और एब्जाइम में क्या डिफरेंसेस होगा? नॉर्मल एंटीबॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एफिनिटी होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा एंटीबॉडी का तो आपको ये वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर याद होगा। इसमें हैवी चेन और लाइट चेन क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। और ये हैवी चेन और लाइट चेन के ये वाले पार्ट पे क्या होता है, कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल आकर क्या करता है, बाइंड करता है। तो ये एंटीबॉडी का ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इन साइट्स पे शेप होता है जस्ट लाइक एंजाइम और सबस्ट्रेट। अगर आपने एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट का कॉम्प्लीमेंट्री जो कोई सबस्ट्रेट होगा वही सबस्ट्रेट आके क्या करता है, इसमें बाइंड कर पाता है। तो ये एंजाइम का सबस्ट्रेट से बाइंड करना उसके शेप पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक सिमिलरली यहाँ पर आपको भी दिखाई देता है कि जो एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, ये एंटीजन मॉलिक्यूल को एजी से, एंटीबॉडी को एबी से, एंटीजन मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके होगा, दैट इज द यहाँ पे एंटीबॉडी के जाकर ये क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। तो नॉर्मल एंटीबॉडी क्या करते हैं, सिर्फ बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है, जबकि एब्जाइम क्या होगा, बाइंडिंग एफिनिटी के साथ साथ में कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या करता है, शो करता है। मींस उसके पास रेट ऑफ रिएक्शंस को इनहांस करने की एबिलिटी क्या होती है, आ जाती है। तो ऐसे एंजाइम्स को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ऐसे एंटीबॉडी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एब्जाइम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स का अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई एक्सपोजर है, बहुत सारे डिजीज आपके जूलॉजी में यूनिट भी है, बहुत सारे बीमारी हैं जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और प्रोटोजोअन्स का जब भी आपकी बॉडी में एक्सपोजर होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उस टाइम पे आपके इम्यून सिस्टम्स में से जो भी सेल्स हैं, कौन से सेल्स रिस्पॉन्ड करेगी और कौन सा सेल्स उससे डिफेंस करेगा, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए आपके पास आंसर दैट इज स्नोफिल्स। स्नोफिल्स जो होता है वो प्रोटोजोअन्स एज वेल एज हेलमिन्थीस, ये दोनों से ही क्या करता है, हेलमिन्थीस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं फाइलम के, उनसे भी होने वाले डिजीज जो होते हैं उनको बचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। बेसोफिल्स सेल्स जैसा कि आपको मालूम है कि ये एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। न्यूट्रोफिल्स जो कि आप मालूम है कि ये फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। मास्ट सेल्स जो कि एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। तो स्नोफिल्स आपका प्रोटोजोआ और हेलमिन्थीस के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में क्या करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक नेचर का कौन सा नहीं है, ये यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। फैगोसाइटिक जैसा कि आपको मालूम है कि कोई एक सेल होती है, उस सेल्स के सराउंडिंग में अगर कोई डिब्रिजेज है, कोई डेड सेल्स है या फिर कोई मटेरियल है, तो इसको क्या करता है, ये इंगल्फ करेगा। इसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने मेम्ब्रेन को आउटरेज कर लेने की, इस तरीके से इसको इंगल्फ कर लेता है, फिर से सील कर लेता है। तो अंदर में इसके पास ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, इस तरीके से उसकी इंटीग्रिटी को लॉस कर देते हैं, तो ये खा जाते हैं। तो उसको आप बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर कोई सेल वाटर को या लिक्विड मटेरियल को क्या कर रहा होगा, इनटेक कर रहा होगा, तो उसको आप पिनोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। पिनोसाइटोसिस को बेसिकली सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है और फैगोसाइटोसिस को सेल फूड ईटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्रिंक करना, ईट करना, दोनों की बात यहाँ पे हो गई। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा नॉन फैगोसाइटिक नेचर का है।
तो यहाँ पर आपको देखना होगा। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ईसिनोफिल्स फाइगोसाइटिक नेचर के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स फाइगोसाइटिक नेचर का होता है। मास्ट सेल्स बेसिकली कंसीडर किया जाता है फाइगोसाइटिक सेल्स की कैटेगरी में नहीं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फाइगोसाइटिस प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देती है। पूरी तरीके से जो कंप्लीटली आपका नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स है वो कौन सा है? बेसोफिल सेल्स। बेसोफिल सेल्स आपका पूरी तरीके से कैसा है? नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स। बेसोफिल मास्ट सेल्स भी जनरली नॉन फाइगोसाइटिक सेल्स में ही काउंट किया जाता है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ये बिहेव लाइक अ फाइगोसाइटिक सेल्स काम करता है। दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन सी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मीन्स बेसोफिल सेल्स। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अग्रेनुलोसाइट सेल्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये सवाल जो पूछ रहा है वो क्या है कि अगर ब्लड का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है तो ब्लड का क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे क्या डिवाइड करते हैं कि ये दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। और ये जो सेल्स होती हैं वो तीन फर्दर पार्ट में होती हैं, दैट इज आरबीसी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है और इसके साथ साथ में प्लेटलेट्स होते हैं, राइट। तो डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा आपका है दैट इज द ग्रेनुलोसाइट्स, राइट। ये आपके पार्ट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में आपने पढ़ा होगा कि दैट इज बेसोफिल सेल्स पाई जाती है, इसके बाद इसिनोफिल्स पाई जाती है, न्यूट्रोफिल सेल्स पाया जाता है। और ग्रेन्यूल्स का मतलब हुआ कि इनके स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका इनका रोल होता है। और जिनमें पाया जाएगा उसको आप ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, जैसे लाइक बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा। जिनमें नहीं पाया जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे? एग्रेनुलोसाइट्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? आपके लिम्फोसाइट सेल्स आता है। कौन आता है? लिम्फोसाइट सेल्स। तो ये एग्जाम्पल जैसे आपका बी सेल्स हो गया, बी सेल्स या टी सेल्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ग्रेनुलोसाइट्स के। और नेचुरल किलर सेल्स मीन्स एनके सेल्स भी उसी एग्जाम्पल में आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब किस में आते हैं? ग्रेनुलोसाइट सेल्स में, राइट, जिसमें कि ग्रेनुल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। एनके सेल्स जो कि आपका क्या है? ग्रेनुलोसाइट सेल्स की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसके लिए? सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है दैट इज व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट। टेक्निकली ये भी वही पूछ रहा है। नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब हो गया कि ये कौन हो, क्या होना चाहिए? ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बेसोफिल सेल्स, म्यूनोसाइट्स, ये सब क्या है? आपके ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो कि आपका बी सेल्स के डिफरेंशिएशन के बाद बनता है, और चूंकि बी सेल्स आपका ग्रेनुलोसाइट्स में आता है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। एनके सेल्स मतलब सही हैं, एनके सेल्स और प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स भी बेसिकली आपका बी लिम्फोसाइट सेल्स के डिवीजन के होने के बाद बनता है, और एनके सेल्स जैसा कि आपको मालूम है कि लिम्फोसाइट सेल्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको या तो ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स है, या फिर ये है कि इसके लिए प्रॉपर जो आंसर सही है वो एनके सेल्स है, बट प्लाज्मा सेल्स भी एग्जाम्पल किसका? दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स का। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही लगा दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसे आप नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये बेबी के पास बर्थ के टाइम से ही होता है, राइट। और ये स्पेसिफिक टाइप का नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं बनता है। एंटीजन मॉलिक्यूल ये कॉमन पाथवे क्या करता है? मतलब कि फॉलो करता है, राइट। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्या इन्वॉल्व नहीं होगा? आप यहाँ पे देखिए, लाइसोजाइम जो कि एंजाइम है, ये केमिकल बैरियर के रूप में काम करता है। क्यूट फेस प्रोटीन जो कि एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं काम करता है। मोनोसाइट्स ये भी काम करता है सेलुलर लेवल पे। साइटोकाइंस जो है वो किससे बनता है? दैट इज द टी सेल्स से। और टी सेल्स किसका पार्ट है? दैट इज द अडैप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होने वाले सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स से क्या बनता है? आपको याद होगा, टी सेल्स डिवाइड होता है टी हेल्पर सेल्स में, टी एस सेल्स में और टी सी सेल्स में। और टी हेल्पर सेल्स क्या बनाता है? दैट इज साइटोकाइंस बनाता है। और ये साइटोकाइन जाकर के बी सेल्स को क्या करेगा? एक्टिव करने का काम करता है। तो चूंकि ये साइटोकाइंस क्या है? टी सेल्स का पार्ट है, दैट्स वाई ये आपका यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होगा किसमें? इन्नेट इम्यूनिटी में। सो डियर एस्पिरेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और कोई भी क्वेश्चंस को आप जो सॉल्व कीजिए, तो मैं आपको यही हमेशा बोलता हूँ कि जो आप सही लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है ये भी आपको जानकारी में रहना चाहिए। इस वीडियो में दिए गए एक्सप्लेनेशन में अगर आप में से जितने लोग भी वीडियो देखेंगे उनको कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी प्रॉब्लम है, तो अपने प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन से मेंशन कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा उसे ज़रूर आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही इसी टाइप की
क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बेनिफिट इसका मिल सके। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख़्याल रखिए और अपने से भी स्टडी आप अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।